नमस्कार, ताल ठोक के बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति त्यागी। सेना में अग्निवीरों को चुनने के लिए सरकार ने जो अग्निपथ चुना था वो क्या अब उसकी अग्नि परीक्षा बनता जा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और सुबह से देख रहे हैं, तस्वीर बिहार के गोपालगंज की तस्वीर है। इसके अलावा ये इकलौती ऐसी तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें बिहार, राजस्थान, हरियाणा में जगह जगह से आई हैं। उन जवानों की तस्वीर हैं जो सैनिक बनना चाहते हैं, जिन्हें एक नौकरी की ख्वाहिश है। आज वो सड़क पर हैं। बिहार में कई जगह ट्रेनों में ही आग लगा दी गई। हरियाणा के पलवल की तस्वीरें आपने देखी होंगी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पथराव किया गया है और भविष्य के सैनिकों को इस वक्त पुलिस अपनी लाठियों से, आंसू गैस के गोलों से कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में लगी हुई है। और इसीलिए सवाल ये उठता है, ये अग्निपथ है या अग्नि परीक्षा? बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज का हमारा पोल क्वेश्चन है, क्या सरकार युवाओं को अग्निपथ स्कीम समझाने में विफल रही है? एक बार फिर से सुनिए, क्या सरकार युवाओं को अग्निपथ स्कीम के बारे में समझाने में विफल रही है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय हम साझा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन रोज की तरह जल्दी से देखिए ये रिपोर्ट और इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सब युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये नहीं होगा। बोलिए भारत माता की। देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते। मेडिकल फिजिकल पास करने के लिए 2-2 साल मेहनत करनी पड़ती है। सारी की सारी मेहनत को पानी में फेर दिया सरकार। हम अगर फौज में जाते हैं, तनख्वाह नहीं पूछते हैं कितना दीजिएगा, क्या लीजिएगा, क्या लेना देना है। ये सरकार आज 10 लाख रुपए कीमत लगा दिया हम लोग। जाम निकालिए पुराना वाला जो है, अन्य तो हम लोग फांसी लगाएंगे। वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या रोड पे आए थे, रेलवे ट्रैक जाम किए थे, ये टीओटी वापस लेना चाहिए सर। हम सभी को संवाद से समाधान बच्चों को बताया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इस संबंध में कोई समस्या नहीं है। मैं मांग करता हूं कि सरकार अग्निपथ भर्ती परियोजना को तुरंत वापस ले, क्योंकि ये योजना तो पक्की नौकरी हर नौजवान का सपना होती है। उस पर शानदार भत्ते, मेडिकल फैसिलिटीज, लाइफ सिक्योरिटी हो तो फिर सोने पर सुहागा। और ये सब चीजें जब हो तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से बेहतर भला कौन सा संस्थान हो सकता है? आर्मी में 4 साल की नौकरी के बाद नौजवान कहां जाएंगे? हाथ में 11 लाख रुपए तो होंगे, लेकिन स्किल्स का क्या होगा? क्या वो फिर पढ़ाई करने बैठेंगे या घर लौटकर फिर उन्हें किसानी करनी पड़ेगी, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा? सवाल ये भी पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कौन सी नौकरी मिलेगी? सवालों की फेहरिस्त लंबी है, जिन्हें लेकर नौजवानों की भीड़ 4 प्रदेशों में, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पलवल में किस तरह से आगजनी हुई, डीसी दफ्तर को निशाना बनाया गया, सारी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। लोगों का, नौजवानों का आक्रोश कई शहरों में देखने को मिला, लेकिन सरकार के पास भी अपने तर्क और दलीलें हैं। इस पूरे मामले में क्या सही है, क्या गलत है, ये जो चिंता है ये कितनी जायज हैं और कितनी में कोई तुक नहीं है, इन्हीं सवालों पर हम ताल ठोकेंगे। ये जो सवाल हैं अपने आप में बहुत अहम सवाल हैं कि सेना में 4 साल ड्यूटी है या फिर ये टूर है। टूर ऑफ ड्यूटी से कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। फैसला दुरुस्त, सेना और चुस्त। सरकार ये कह रही है कि मिथ फैलाई जा रही है उसके डिसीजंस को लेकर। सेना में सिर्फ 4 साल के वीर होंगे क्या? क्योंकि आपको समझना है 25% को एब्जॉर्ब किया जाएगा आर्मी में। सेना में क्या इसे कोट एंड कोट ठेकेदारी प्रथा माना जाए? और सेना जिस पर नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, क्या आप वहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? 4 साल अग्निवीर, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई हैं, अनुराग भदौरिया हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले तो अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल आप ही से है। आज जिस तरह से आगजनी हुई, हिंसा हुई, आक्रोश सड़कों पर दिखा,
क्या लोकतंत्र में हिंसा की गुंजाइश है? और अग्निवीर से आपको क्या एतराज है, आपको क्या दिक्कत है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब से ये सरकार इस देश में आई है, चाहे वो किसी कानून बनाए तब लोग रोड पे आ जाते हैं, लोगों की मौतें होती हैं। आज वो कह रहे हैं कि पूरा देश जब से बीजेपी की सरकार है अग्निपथ पे ही चल रहा है, चाहे महंगाई के अग्निपथ पे हो, बेरोजगारी के अग्निपथ पे हो, नफरत के अग्निपथ पे हो, अग्निपथ पे तो चल रहा है। अब रोजगार देने की बात आई तो आप 4 साल का रोजगार देना चाहते हैं और 4 साल के बाद वो कहते हैं किशोरावस्था में भर्ती होंगे और भरी जवानी में उनको छुट्टी कर दी जाएगी। उसके बाद फिर रोजगार के लिए रोड पे आएंगे, फिर रोड पे आके रोजगार मांगेंगे। उसके बाद क्या होगा? ट्रेंड एक फौजी किसके सामने खड़ा होगा रोजगार मांगते हुए? आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या माहौल बनाना चाहती है सरकार? वो ट्रेंड फौजी 24-25 साल का लड़का रोजगार मांगेगा रोड पे और वहां मार्च करता नजर आएगा कि मुझे रोजगार दे दो। तो आप क्या चाह रहे हो? आप देश को क्या बनाना चाहते हो? आर्मी को ठेकेदार आर्मी पैदा करोगे? आर्मी में ठेकेदार पैदा होते हैं कहीं? माने क्या देश को क्या करना चाहते हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया कि वो हिंदुस्तान की बात कर रही है कि नहीं कर रही है? ये चिंता की बात हो गई है। आप आर्मी में 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 6 महीने ट्रेनिंग होगी, फिर वो 3.5 साल नौकरी करेगा कम से कम ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद उससे कहोगे जाओ अब तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब घर चले जाओ। माने जवानी में उसको नौकरी से निकाल देंगे आप, फिर कहां जाएगा? फिर क्या रोजगार मिलेगा उसको? फिर वही प्रदर्शन करेगा रोड पे आके मुझे रोजगार दे दो। तो आप माने 4 साल में युवा बेरोजगार का बेरोजगार रह गया। अनुराग भदौरिया जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 4 साल में उसे कोई स्किल नहीं मिलेगा, 4 साल में वो कुछ नहीं सीखेगा, 4 साल वेस्ट है, कोई स्किल सेट नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, देखिए ये एक्सपोजर कुछ नहीं सिखाएगा। आपको बता दूं आदित्य जी, एक चीज सुन लीजिए, आप भी दिल पे पत्थर रख के बोल रही, ये मैं समझ सकता हूँ। पत्थर रख के आप मैं दिल पे पत्थर रख कर बोल रही हूँ, मैं दिल पर दिल से बोल रही हूँ। सुनिए मेरी बात, आप मत बताइए, आप अदिति त्यागी मत बनिए। सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आप अदिति त्यागी मत बनिए। नहीं, सुनिए, आपको अदिति त्यागी का स्पोक्सपर्सन बनने की जरूरत नहीं है। अदिति त्यागी का काम सवाल पूछना है। अदिति त्यागी आपसे भी सवाल पूछ रही है, अदिति त्यागी बीजेपी से भी सवाल पूछेगी। अदिति त्यागी का काम सवाल पूछना है, ना उसके लिए उसे पत्थर रखने की जरूरत है और ना ही उसे बाग होने की जरूरत है। प्लीज सर, अनुराग भदौरिया, और ये इसमें ना थोड़ी सी संवेदनशीलता की जरूरत, थोड़ी सी संवेदनशीलता की जरूरत बिल्कुल है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिस पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये रूटीन पॉलिटिक्स इस पर मत कीजिए, रूटीन पॉलिटिक्स इस पर मत कीजिएगा। डिफेंस पर मुझसे बात कर रहे हैं, संजीदगी के साथ बात कीजिएगा प्लीज। जनरल सोई सर, प्लीज, आपको राजनीति करनी है तो आप कीजिएगा, किसी ने आपको रोका नहीं है सर। लेकिन ये योगी वर्सेस अखिलेश नहीं है सर। यहाँ पर हम जिस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं वो आर्मी है, उससे नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी हुई है और इस समय देश के नौजवान जो है वो इस समय सड़क पर है। और यहाँ पर जो हमारा पैनल है उसमें 4 सेना से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लीज 1 सेकेंड सर, अगर आप इस तरह से बात करेंगे, आई एम सॉरी, मैं इस तरह से बात नहीं करूंगी सर। आई एम टेलिंग यू फॉर द फाइनल टाइम। नहीं प्लीज, इस तरह से आप मुझसे चिल्लाकर बात मत कीजिएगा। मैं बहुत संजीदगी के साथ यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। बात होगी रोजगार की, बात है भविष्य की। एक ही बात को बार बार बोलेंगे सर आप। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला, आर्मी को टेस्टिंग बेड बना दिया आपने, ये कह रहे हैं आपके ओपोनेंट्स। बिल्कुल नहीं बना। देखिए, कुतर्कों का कोई उत्तर नहीं होता है, लेकिन जो युवा हैं उनको कुशल बनाना, उनके अंदर देशभक्त की भावना को और प्रगाढ़ करना, और 21 वर्ष की उम्र में जब बाहर आएंगे तो कल ही जो है आदरणीय अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में उनको प्राथमिकता मिलेगी। 6 प्रदेश सरकारों ने यह घोषणा की है कि पुलिस बलों में भी ये जो प्रशिक्षित बल बाहर निकलेगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। उनको यूजीसी कह रही कि ऑलरेडी उनका जो 4 वर्षों का कोर्स है वो डिग्री के रूप में जो उसको मान्यता होगी, उसको ब्रिज कोर्स मिलेगा, और एक जो कुशल अनुशासित जवान बाहर आएगा वो निश्चित तौर पर इस देश के लिए संपत्ति होगा, युवा संपत्ति हो गया। अनुराग जी को संभवतः ज्ञान नहीं है, लेकिन 16 ऐसे देश हैं जिन देशों में 4 वर्षों के लिए इस तरह का प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होता है। इजराइल जैसे देशों में तो इसके लिए किसी प्रकार का भुगतान भी नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर हम 46,000 प्रति वर्ष जो पहले वर्ष में प्रवेश वर्ष में
जो संख्या निर्धारित की गई है, ये जो निकलेंगे युवक, ये इस देश के लिए, इस देश की सेना के लिए निश्चित तौर पर एसेट होंगे। इस देश की जो सेंट्रल जो सशस्त्र बल है, हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, वो उनके लिए ये बल होंगे। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, इस तरह के राज्यों के भी जो पुलिस बल है, उसमें भी इनको प्रशिक्षित जो कुशल युवा निकलेगा, उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में अगर किसी के पास और सुझाव है तो सुझाव सकारात्मक, उसका स्वागत होगा, लेकिन कृपा करके इस देश को युद्धों को भ्रमित ना करें, भड़काए ना, उनको आगजनी करने के लिए उकसाए ना। ये ठीक आगजनी तो सर वो ऑलरेडी कर रहे हैं सर, क्योंकि ये सेना से जुड़ा हुआ मामला है, तो आगजनी तो हो रही है। उनको समझाने का काम तो आपका। अनुराग भदौरिया, आप अपनी बारी में बोलिएगा सर, अपनी बारी में बोलिएगा। कई डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, सुन लीजिए सर। हाँ सर, जवाब दीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा, बारी आने पर जवाब दीजिएगा। जनरल मैस्टर, बीच में भी टोक लेते तो हमें जनरल मैस्टर, बीजेपी को भी मुझे उम्मीद है जिस फौज के नाम पर आप सियासत कर रहे हैं उसके फौजियों का आप सम्मान करेंगे। अनुराग भदौरिया, मुझे उम्मीद है उन्हें ध्यान से सुनेंगे। जनरल मैस्टन, आगे आपको मंच दूंगी। जनरल मैस्टन, अदिति, आपका सवाल क्या है? अग्निपथ को लेकर ये जो आगजनी हो रही है, जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, कई आर्मी के फॉर्मर जनरल्स हैं जो बार बार ये बात लिख रहे हैं कि आर्मी को टेस्टिंग बेड बनाया जा रहा है। आर्मी जो है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, वो कह रहे हैं 4 साल के लिए आप अगर इस तरह से रिक्रूटमेंट्स करेंगे तो आप ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। उस सबको लेकर क्या प्लान्स है, उसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उन सारे कंसर्न्स को? अदिति, पहली बात हमको ये एनालाइज करना है कि ये जो इरादा है या कंसेप्ट है, ये काहे के लिए किया गया है। मेरे को जो भी ब्रीफिंग अभी हुई थी उसके मुताबिक तो साफ है कि ये इरादा है कि यूथफुल फौज बनाना है और साथ ही टेक्निकल सेवी, क्योंकि अभी यूक्रेन युद्ध में भी हमें पता चला है कि जो भी नए रिक्रूट आ रहे हैं, नए जवान भर्ती होंगे, उनको एक टेक्निकल नॉलेज का नो हाउ बेटर है। तो आर्मी में एक्सपीरियंस प्लस न्यू ब्लड का ये पर्पस है। जो बजट का सेविंग है बिकॉज ऑफ पेंशन एंड सैलरी, दैट इज अ फॉल आउट, वो जो ब्रीफिंग में बताया गया है। लेकिन अब कुछ पहली बात, कंसेप्ट और आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें अदिति कुछ चीजें हैं। मैं एज ए एनालिस्ट बोलूंगा, मेरे को किसी का पक्ष या विपक्ष का काम नहीं करना है, एंड आई विल हाईलाइट प्रोज एंड कॉन्स। तो मैंने प्रोज तो बता दिए कि इंटेंट अच्छा है, लेकिन अब सवाल उठता है दूसरी चीजों का। सबसे पहला सवाल उठता है कि 4 साल के बाद ये जवान को जो एश्योरेंस दी गई है, वर्बल एश्योरेंस है कई मिनिस्टर द्वारा, कई स्टेट द्वारा कि इनको नौकरी दी जाएगी, अगर उसको रिटन एश्योरेंस दे दिया जाए, गारंटी दे दी जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जवान फौज में क्यों आता है? कोई भी भर्ती गांव से आते हैं आम तौर पे, और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। देश के लिए जज्बा है, देश के लिए मर मिटने के लिए जज्बा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में एक जवान अपने परिवार से भी जुड़ा हुआ है, अपने घर से जुड़ा हुआ है। उसका एक नैतिक फर्ज है, जिम्मेदारी है कि अपनी फैमिली को देखे, परिवार को देखे, उनकी उज्जवल भविष्य को उसको देखना है। तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर 4 साल के बाद वो निकलता है और उसको 6 महीने के अंदर, 1 साल के बाद लेटरल इंडक्शन करके 100% रिटन गारंटी दी जाए कि आपको हम यहाँ पर इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक ये रिटन गारंटी नहीं है, और ये मुश्किल है देना, क्योंकि देश में काफी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो मेरे को लगता है मुश्किल है। लेकिन फिर जब तक ये होगा तो ये तो लोगों में फिर काफी एक अनसर्टेनिटी रहेगी, और कोई भी अनसर्टेनिटी में काम नहीं करना चाहता। दूसरा एक और जय सिंह साहब, मैं के कमेंट्स अब गेस्ट का लेना चाहती हूँ, उसके बाद में वापस आपको मंच दूंगी। जनरल जय सिंह, एक और आर्ग्यूमेंट जो मैंने पढ़े फॉर्मर जनरल के जो आर्टिकल्स हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया जब 4 साल बाद आर्मी द्वारा ही ट्रेंड ये लोग पार्ट टाइम सोल्जर्स जब निकलेंगे, तो किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि ये स्टेट के खिलाफ ही गन ना उठा ले? एक बड़ी चिंता उसे भी लेकर जाहिर की गई है डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा, आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मेरे समझ में ये
ओपिनियन जो है, ये राय जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कितने लाख नौजवान लड़के लड़कियां एनसीसी में ट्रेनिंग लेते हैं, वो सब हथियार से फायरिंग करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी बन जाते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि इनको ट्रेनिंग देंगे आर्मी की, उससे ये गलत रास्ते पे चले गए तो देश को खतरा होगा, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम अच्छे होनहार नौजवानों को चुनेंगे, लाखों से हम 40,000 चुनेंगे और उनको फिर हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके उनको डिसिप्लिन और अपने अपने काम में योग्यता देकर उनको फौज में तैनात करेंगे। अब ये मत समझिए कि सब हथियार फायरिंग के लिए यूज करते हैं। कोई आर्मर में चला जाता है वो टैंक के माहिर बन जाता है, जो आर्टिलरी में जाता है वो तोप खाना का माहिर हो जाता है। इन्फेंट्री में 40,000 से ज़्यादा 20-25 हज़ार जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि हथियार उनके हाथ में आ गया तो वो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं जब 4 साल ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हमने ठीक लड़के चुने, उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग दी, उनमें से सबसे अच्छे 25-30% हमने कैरियर के लिए सोल्जर बना लिए, कंसर्न्स हैं, तो बाकी जो है भविष्य का क्या होगा उसे लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हैं। जनरल जे सिंह, बिहार से आज जो तस्वीरें आई, जो तस्वीरें आई, हमने देखा किस तरह से छपरा, बक्सर, आरा, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, ये तस्वीरें जो प्रदर्शनकारी भी हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं क्या वायलेंस किसी समस्या का समाधान हो सकता है? क्या इस तरह से सरकार पर दबाव बनाने से समाधान निकलेगा? क्या आपकी जो चिंताएं हैं आप उन पर बात करेंगे? कानून को अपने हाथ में थोड़े ही लेंगे? मेरे सहयोगी रितेश हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो रितेश, आपके पास बिहार से हमारे दर्शकों के लिए क्या अपडेट है? क्योंकि तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें बहुत ज्यादा कंसर्न बढ़ाने वाली हैं। क्या लोगों को, इन नौजवानों को ये डिसीजन समझाया नहीं गया, उनकी समझ नहीं आया? क्या कह रहे हैं नौजवान? अब बिल्कुल सही कहा अदिति आपने। नौजवानों का ये कहना है कि एक तो आनन फानन में ये जो फैसला है उसे इम्पोज किया गया और सरकार क्या कुछ कहना चाहती है सरकार खुद क्लियर नहीं है। लिहाजा ये आज से आंदोलन नहीं, कल शाम से ही बिहार में आंदोलन शुरू हो चुका था। और देखिए कि बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38 के 38 जिलों में इस वक्त आक्रोश फैला हुआ है। छपरा में अगर बात करें, कैमूर में बात करें, भभुआ में बात करें, वहां पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा कई बसों में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी की वारसिली नगर से विधायिका हैं, महिला विधायक हैं, उनकी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया, उनसे बदतमीजी की गई। इसके अलावा छपरा में जो बीजेपी के विधायक हैं उनके घर पर जो छात्र हैं, जो आक्रोशित छात्र हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो ज्यादातर जो युवा हैं उनका रुझान सेना की नौकरी की तरफ होता है। इसका कारण ये होता है कि एक तो ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी में हैं और दूसरी बात है कि किसानी और खेती ही उनका मुख्य पेशा है। लिहाजा उनके पास यही रास्ता बचता है कि सेना की नौकरी करें और देश की सेवा भी करें, क्योंकि देश हमारे साथ इस समय बड़ी खबर पलवल से मिल रही है, जहां पर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। पलवल से जो तस्वीरें आई थी, जाहिर तौर पर जो प्रदर्शनकारी थे, कानून व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से डोंगल सेवाएं और SMS जो है उस पर पाबंदी लगाई गई है। ये खबर हरियाणा के पलवल से आगजनी की तस्वीरें आई थी, पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी। मेरे सहयोगी शिवांग हमारे साथ है, और क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल अदिति, देखिए इस समय की अगर हम लोग यहाँ की तस्वीर दिखाएं पलवल की, तो इस समय यहाँ पर पलवल में माहौल तो शांत है, लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए CCTV यहाँ पर जो लगे थे, सरकारी CCTV, उनको नुकसान पहुँचाया गया। उसके जो बगल के जो यहाँ पर घर हैं उनके यहाँ पर कांच तोड़े गए। अगर हम लोग दाहिने ओर की अगर एक बार हम लोग तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर डिवाइडर को किस तरह से यहाँ पर तोड़ा गया। तकरीबन 2 से ढाई घंटे यहाँ पर जमकर अदिति उपद्रव हुआ था, गाड़ियों में आग लगाई गई थी। ये आप देख सकते हैं पूरी सड़कों के ऊपर पत्थर बिखरे पड़े हैं, कांच बिखरे पड़े हैं। सामने की अगर आपको एक बार हम लोग तस्वीर दिखाएं तो फिर सामने आप देखिए क्रेन खड़ी है और आगे की तरफ से
वहाँ पर जो मतलब गाड़ियाँ वहाँ पर जिन गाड़ियों में वहाँ पर आग लगी पड़ी थी उन गाड़ियों को वहाँ से हटाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें अदिति कि किस तरह से लगातार ईंट पत्थर सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये यहाँ की तस्वीर है पलवल की। यहाँ पर ये आप देखिए सड़कों के ऊपर कि अगर हम लोग उस पार आते हैं तो भैया आप देखिए डिवाइडर को जो प्रदर्शनकारी हैं ये कह क्या रहे हैं, कानून को तो वो अपने हाथ में ले रहे हैं लेकिन कह क्या रहे हैं? जी बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरह से अभी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना आई थी तो उसके खिलाफ नौजवानों का यहाँ पे विरोध था जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन अदिति सबसे बड़ी बात है कि सेना में भर्ती होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है वो है अनुशासन। लेकिन किस तरह से आज आप देखिए कि किस तरह से सड़कों के ऊपर अनुशासनहीनता करी गई। तो ऐसे लोग सेना में भर्ती होने के लिए जो कह रहे हैं कि उनके सपने हैं सेना में भर्ती होने के, वो तो काबिल ही नहीं है सेना में भर्ती होने के। किस तरह से आप देखिए अनुशासनहीनता करी गई, किस तरह से सरकारी संपत्ति को अदिति नुकसान पहुंचाया गया। देश सेवा की बात करते हैं लेकिन आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए सरकारी संपत्ति को आपको रोकेंगे। एक तरफ हरियाणा के पलवल में इंटरनेट सेवा बंद की गई तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। सेना आपके स्कीम की प्रयोगशाला नहीं है, ये कह रहे हैं। सेना ब्रेन वेव की प्रयोगशाला नहीं है, सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। अग्निपथ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, जल्दी से प्रेम शुक्ला आपके स्कीम की प्रयोगशाला नहीं है, सेना ब्रेन वेव की प्रयोगशाला नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर सेना प्रयोगशाला नहीं है। सेना हमारे समर्पण, त्याग, बलिदान करने वाले जवानों का जो है एक बड़ा केंद्र है और हमारी सेना ने जो है इस देश को हमेशा गौरव प्रदान किया है। कृपा करके भ्रम असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसी स्थितियों को हमेशा दोहन करने का प्रयास करते हैं और दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जो भी इस अग्निवीर हैं उन अग्निवीरों के लिए उनके करियर के बहुत सारे विकल्प खुले मिलेंगे। उनको सेना में भर्ती का अवसर रहेगा, उनके लिए जो है सशस्त्र जो बल है उसमें जो उनको भर्ती का अवसर रहेगा, पुलिस बल में भर्ती का अवसर रहेगा। अगर वो उद्यमिता करें तो उनके लिए जो है बैंक लोन की व्यवस्था होगी, उनके लिए और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे विकल्प खुल रहे हैं। तो कृपा करके इस तरह से लोगों को भ्रमित करके, उकसा करके, बहका करके हिंसा की हिंसक घटनाओं को किसी तरह से प्रेरित प्रोत्साहित करने से लोग रुके, इस पर राजनीति न करें। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद का मसला भी आप हल नहीं कर पाए हैं और दूसरी तरफ चाइना है, एलएसी पर आपको लगातार ललकार रहा है, तो ऐसे में आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करें। उस पर आपका जवाब असदुद्दीन ओवैसी को। अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए पाकिस्तान का मेरा प्रश्न ही असदुद्दीन ओवैसी का प्रश्न है। नहीं ठीक, ओवैसी का ही प्रश्न है। ओवैसी के बयान पर से आप प्रश्न पूछ रही हैं, ठीक है। मेरा सीधा ये सब भली बात लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में पिछले 8 वर्षों में किस तरह से वैश्विक मंच पर कॉर्नर किया गया, सारे लोग जानते हैं। कल तक मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली ये स्थान भी सुरक्षित नहीं रहते थे। आज आतंकवाद कुछ जिलों में सीमित रह गया है, ये भी लोग भली बात जानते हैं। चीन ने गलवान में हमारी सेना को आंखें दिखाने की कोशिश की तो हमारे बलवानों ने चीनियों की क्या दुर्गति की, ये अभी पूरी दुनिया भली बात जानती है। तो हमारी सेना, उसकी युवावस्था के लोग जो उनकी संख्या बढ़ेगी, उनका यौवन बढ़ाने का प्रयास है, उसकी शक्ति को और बेहतर करने का प्रयास है, उसको टेक्नोलॉजी से भी बनने का प्रयास है। 4 साल में आपकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर जो प्रेशर आएगा, 4 साल में आप क्या उनको कॉम्बैट रेडी कर देंगे? क्योंकि हम यहाँ पर आर्टिलरी, हम यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं जो भारत की वॉर के खिलाफ, वॉर के लिए तैयारियों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर्मेशंस हैं फौज की, और इसलिए ये सवाल चाहे वो फॉर्मर जनरल्स हो और मौका मिला है, क्या आप इस डिसीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए नौजवानों को जो सड़क पर है? सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक ये सवाल मेरा वीपीएस राणा, एम मार्शल राणा आपसे भी है। ये जो आज हमने देखा है सड़कों पर प्रोटेस्ट, और सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं है, इसको प्रोटेस्ट नहीं कह सकते, जिस तरह आगजनी हुई है, जिस तरह से हिंसा हुई है, नौजवानों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए डिसीजन। एम मार्शल राणा, मैं आपको फ्लो दूंगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वहीं का रुख करते हैं। युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि
हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज़्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज़्यादा शर्मदार चीज़ नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं, जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे? केवल 30,000 रुपए शुरू की तनख्वाह मिल रही है और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद में उनको तनख्वाह होगी। क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या वो प्रेरित होंगे जब उनका कोई अपना यूनिट अपने के अंदर रहने? एयर मार्शल राणा एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, जो सवाल यहाँ पर जो मांकन पूछ रहे हैं, उनके सवाल भले ही पॉलिटिकल हो, लेकिन वो सवाल तो उठा रहे हैं सीधे तौर पर, और ये सवाल इन नौजवानों के भी हैं जो इस वक्त सड़क पर हैं। क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या वो प्रेरित होंगे? जो एक तलवार लटकी रहेगी, 4 साल का उनके पास टाइम है खुद को साबित करने का, क्या वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे? ये जो इनसिक्योरिटी होगी, इसे कैसे एड्रेस किया जाएगा? एयर मार्शल राणा, आवाज आ रही है अब तक? जनरल मेस्टन, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो। यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखिए बहुत बड़ा कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि 4 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। जो सेना से निकलेंगे 75% लोग निकलेंगे, अगर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, देखिए स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि एब्जॉर्ब किया जाएगा, रिटन एश्योरेंस, रिटन गारंटी अगर मिल जाए तो ये मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। वो सबसे बड़ा वही है, क्योंकि देखिए कोई भी देश की सेवा जब करता है, यूक्रेन युद्ध में भी साफ दिख रहा है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन से ही तो एक जवान लड़ता है, और वो मोटिवेशन एक फाइनेंशियल भी होती है, लीडरशिप होती है हमारे ऑफिसर्स के द्वारा, उनकी देखभाल होती है, लेकिन एक फाइनेंशियल भी जब उसकी स्टेबिलिटी है, उसको जब अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उसको जब एश्योर्ड पेंशन मिल रही है, तो अब इस केस में एश्योर्ड पेंशन नहीं है, एश्योर्ड जॉब मिलनी चाहिए। वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मिलेगी, लेकिन रिटन एश्योरेंस होने से जो भी जाएगा कि उनको होएगा कि जो भी निकलेगा 100% उसको यहाँ पर दिया जाएगा, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। दूसरा मैं एक और अदिति बात बताना चाहूंगा। देखिए कोई भी आता है वो देश की सेवा के लिए आता है, लेकिन उसको अपनी स्टेबिलिटी देखनी है। अंत में तो उसको रिटायर एक दिन होना है, उसको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, उसको अपना घर को पालना है। तो इसीलिए अभी क्या होगा कि अगर आर्मी में ये स्कीम जब लागू होगी, तो आप बाकी देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, पुलिस है, उसमें क्या 60 इयर्स तक आप काम कर रहे हैं। तो मेरा इसमें एक सुझाव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देखिए अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक पॉलिसी है, 1 बॉर्डर 1 फोर्स। आज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस चीन के बॉर्डर पे है, असम राइफल्स म्यांमार में है, बीएसएफ ये अपने इंटरनेशनल बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ, वो वहां उनके जवान 60 इयर्स तक काम करते हैं, और वो मैं तो बोलूंगा बूढ़े हैं। मैंने उनकी ऑपरेशनल एफिकेसी देखी है, लेह लद्दाख में देखी है, नथुला में देखी है, वो थक जाते हैं। उनको क्यों नहीं हम यूथफुल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो इसी बॉर्डर में लड़ाई करना है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग लड़ाई में पीछे आ जाएंगे, ठीक है, वो तो वहां पर रीइंटीग्रेटेड डीओपी से लड़ेंगे और फौज के कमांड कंट्रोल के अंदर लड़ेंगे। तो एक तरफ यूथफुल प्रोफाइल होगा और दूसरी तरफ इतना ओल्ड। कुल मिलाकर जनरल मेस्टन आप ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सर्टेन फॉर्मेशंस को इस डिसीजन से लीव आउट कर देना चाहिए था, राइट सर? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिसीजन से लीव आउट कर देना चाहिए। दिस शुड बी एप्लीकेबल अक्रॉस द एंटायर थिंग, क्योंकि देखिए यही फोर्सेस जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, लोकल पुलिस, ये 60 इयर्स तक नौकरी कर रहे हैं, तो फिर वहां पर भी आप वो स्कीम को लागू करिए ना, उधर भी यूथफुल प्रोफाइल रखिए। देखिए इसका इंटेंट, इरादा जो मैंने बोला, जो गवर्नमेंट। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर कमेंट लेना है। एयर मार्शल राणा, जब 75% अग्निवीर बाहर जाएंगे, तो क्या मैसेज ये नहीं जाएगा कि दे वर नॉट गुड इनफ? और क्या ये भारतीय फौज के लिए एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट है?
एयर मार्शल राणा। जनरल सोई, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो। जी, ये ऐसा है कि आप देखिए जो जवान सिलेक्ट किए जाएंगे 4 साल के लिए, मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा अदिति जी कि सबसे पहले तो ये डिमांड भारत के आम तौर से युवाओं में रहती थी, या जब भी कहीं बातचीत होती थी सिविल सेक्शन में, कि भारत के हर युवा को फौज में जाना चाहिए और फौज की नौकरी करनी चाहिए, तब उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा, तब उसके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी और तब वो एक तरह से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से, और ये बात आमतौर से बातचीत कही जाती है, क्योंकि आप देखिए कि कई बार कहते हैं कि वो मोबाइल से लगे रहते हैं पूरा दिन, सारा दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं, और ये सब चीज़ें लाइफ सेट हो जाएगी। एक तो ये था डिमांड लोगों की। अब जब ये स्कीम आई है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो इस प्रकार से आज हम जगह जगह विरोध देख रहे हैं, आगजनी देख रहे हैं, क्योंकि शायद इनमें से अगर आधों लोगों से आपके रिपोर्टर पूछेंगे उनको ये पूरी स्कीम का पता भी नहीं होगा कि स्कीम क्या है ये, और क्या इसकी डेप्थ है और क्या इसके मीनिंग है। क्योंकि आप देखिए 4 साल तक जो ट्रेन हो रहा है, यूथफुल प्रोफाइल सेना की बनेगी, और जैसा मैं जनरल मेस्टन से सहमत हूं कि ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। असम राइफल, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनमें भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 60 साल तक नौकरी करते हैं, वहाँ भी यूथफुल प्रोफाइल आएगी। कंसेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद कहीं ना कहीं नौकरी इनकी एश्योर करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है एक यूथ एक एसेट है, संपत्ति है। इतनी ट्रेन होकर जब सेना से निकल रहा है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, इस संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें। और ये वाकई में, अगर चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, चाहे सिविल हो, पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपी हो, जैसा कि आज होम मिनिस्टर साहब ने भी कल बयान दिया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी बयान दिया कि वो उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीजें देखते हुए जो आज जिस प्रकार से हिंसा हो रही, यहाँ कहीं ना कहीं ये कमी रही है कम्युनिकेशन करने की, बताने की इनको, क्योंकि अचानक ये आ गई है। इस चीज को धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता कि ये फायदे हैं इसके, ये ठीक है। जे सिंह, जनरल जे सिंह, यहाँ पर सवाल ये भी है, हम लगातार जब ये बता रहे हैं, अभी हम जनरल सोई को भी सुन रहे थे, 4 साल बाद जब ये जवान निकलेगा तो ये 12वीं पास जो जवान होगा ये क्या करेगा, इसका सही इस्तेमाल कहाँ होगा, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना सर। खेतों में जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड लग जाएगा, कहां जाएगा? आपका प्रश्न मेरे पे है? जी जी जनरल सिंह। ओके, देखिए 4 साल पूरे होने के बाद जैसे पता है हम सबको कि 25%, और मैं रेकमेंड करूंगा कि 30% शायद जो इनमें बहुत काबिल हैं उनको आगे सर्विस करने देना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी हैं उनको या तो हायर स्टडीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए ताकि वो हायर स्टडीज़ कर सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके छाती पे बैज लगेगा अग्निवीर, और अग्निवीर को सब इज्जत देंगे, मान देंगे, और उनको उनकी सेवा का बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा। और अगली बात ये है कि उनको प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी उनको नौकरी के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। और गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी उनको भर्ती होने में उनको सहायता दी जाएगी, उनको फैसिलिटी दी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है उनको इस्तेमाल करके ऐसे जब आप जो बातें कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं सर, लेकिन ये जो नौजवान इस वक्त सड़क पर है सर, उसे रोजगार चाहिए। वो 4 साल बाद जब पढ़ने बैठेगा, कुल मिलाकर वही सवाल ये है कि उसके स्किल का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, उसे कहाँ लगाया जाएगा, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ होंगी, उसका भविष्य, उसके परिवार की सुरक्षा कैसे इंश्योर किए जाएंगे। 11 लाख रुपए के लिए जो स्किल सेट वो एक्वायर करेगा वो क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। लेकिन क्योंकि अनुराग भदौरिया बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, उनका एक कॉमेंट ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे अभी भी एक बात, जैसे हमारे जनरल साहब यही बात कह रहे थे कि भाई आपको आपने सिक्योरिटी क्या दी है। आप ऑरली तो बोल रहे हो कि ये होगा वो होगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। वो तो 2 करोड़ रोजगार तो प्रत्येक साल देने की बात की थी, जो अभी तक नहीं आया। 15 लाख भी देने की बात की थी। इसी तरह आज आर्मी के लिए कह रहे हैं कि इस तरह की नहीं, जब वहां से निकलेंगे तो यहाँ मिल सकता है, वहां हम प्राथमिकता देंगे, यहाँ प्राथमिकता देंगे। अरे भैया, आप रिटर्न गारंटी दीजिए ना कि जैसे ही वहां से निकलेंगे वैसे इनका रोजगार यहाँ पे होगा। आप एक तरह की गारंटी दे नहीं सकते। इसके मतलब आप उनके साथ धोखा करना चाहते हैं।
भाई आपके मन में अगर साफ है, आपका दिल साफ है, तो आप रिटर्न में दीजिए ना कि जैसे वहां से वो 70% लोग निकलेंगे उनका यहाँ रोजगार पक्का होगा। तब तो समझ में आता है कि आप उनकी बात कर रहे हो। आप ये जो लीपा पोती की बात कर रहे हो, इसके मतलब आप आर्मी को ठेके पे लेना चाहते हो। 4 साल के ठेके पे लेंगे, उसके बाद उसको जब वो एक्चुअल कहते ना भरी जवानी जब उसकी आएगी 21-22 साल में, आप 24 साल में रिटायर कर देंगे, उसके बाद वो क्या करेगा? फिर सोचिए वो क्या उसके पास अपने परिवार को पालने के लिए क्या साधन होगा, अपने आप को पालने के लिए क्या साधन होगा, इसके बारे में आपने क्या सोचा? तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ यूथ के साथ छलावा करना चाहती है, धोखा करना चाहती है। अगर अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि आपने सेना को ठेके पर दे दिया है, उस पर आपका जवाब? बल की जो है हमारे युवक जो है उनको हम कैसे कुशल बना सकते हैं, कैसे उनको अग्निवीर बनाकर उनको सैन्य प्रशिक्षण दे सकते हैं, और उनके संदर्भ में जो स्पष्टता से कहा जा रहा है कि 25% तो एब्जॉर्ब पहले ही सेना में हो जाएंगे, शेष जो 75% उनके लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है। 6 स्टेट गवर्नमेंट्स कह रहे हैं कि हम अपने लिए जो है उनके लिए प्राथमिकता अपनी फोर्सेज में देंगे। तो ये तो वैसे ही 75% को भी एब्जॉर्ब करने के लिए जो संख्या मान लीजिए पहले वर्ष की संख्या 46,000 है, उसमें से 25% सेना में एब्जॉर्ब हो गए, शेष 75% के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। 6 स्टेट की बाहर, कालांतर में अन्य स्टेट भी इसको ले लेंगे। तीसरा, आपको 12वीं की सर्टिफिकेट जो है यूजीसी देने के लिए तत्काल तैयार है। ब्रिज कोर्स के लिए आपके पास जो है अपना एक फंड हो जाएगा। आपको उसके अलावा आपको लोन के लिए भी विशेष प्रावधान, अगर आप उद्यमिता करते हैं तो होगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जो अग्निवीरों को अपने यहाँ समाहित करने के लिए उत्सुक रहेंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से किसी पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है, और जो अगर मान लीजिए प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो क्या उनके लिए रोजगार के साधन ज्यादा बढ़ाकर दे रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? अनुराग भदौरिया जी से पूछ लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी के कार्यकाल में आया है। अनुराग भदौरिया जी से पूछ लेते हैं। अनुराग भदौरिया 21 वर्ष में उनके लिए बहुत सारे जो है अनुराग भदौरिया इन्होंने जो है मैं जवाब दे दूं, उपलब्ध करा दी है। ऐसी कोई अच्छा ठीक है। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है, उनकी जीभ लड़खड़ा रही है। मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने रिटर्न में दिया? आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि वो जब वहां से निकले उनको रोजगार मिलेगा? फिर इसी तरह से रोड पे आके अपना अधिकार मांगेंगे, उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा? पुलिस के सामने फौज खड़ी होगी, ट्रेंड फौजी खड़ा होगा कि हमें रोजगार दे दो। भैया पुलिस महोदय जी, हमको ना मारो, हमें रोजगार दे दो। एक फौजी हाथ जोड़ के खड़ा रोजगार मांगेगा। आप क्या बनाना चाहते हो देश को? ठेके पे आप उनको रोजगार देना चाहते हो? 4 साल का रोजगार मिलेगा ठेकेदारी पे, उसके बाद उसकी वो क्या ट्रेंड करोगे आप? उसके मन में तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी कि हम 4 साल बाद हमें फौज से जाना है, 4 साल बाद हमें फौज से जाना है। आप सोचिए एक फौजी के अंदर में आप इनसिक्योरिटी डाल रहे हो कि 4 साल बाद आपको फौज से निकाल दिया जाएगा, 4 साल बाद फौज से निकाल दिया जाएगा। वो कैसे देश की सेवा कर पाएगा जुनून के साथ? ये मेरा सवाल है आपसे। आप उसकी इनसिक्योरिटी छीन रहे हो। इनसिक्योरिटी कितनी बड़ी चीज होती है प्रेम शुक्ला जी, आप जानते हैं अच्छी तरह से। किसी व्यक्ति को आप इनसिक्योर कर दोगे कि नहीं आपकी नौकरी 2 साल की 1 साल की है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। ये आप और ये हमें लगता है हर व्यक्ति इस बात को समझता है, लेकिन आप कमाल की बात कर रहे हैं। सरकार बचाव करते करते यूथ के बारे में भूल जा रहे हैं। यूथ बेचारा रोजगार के परेशान है। अभी भी आर्मी में 1.5 लाख पद खाली है। 2 साल से आपने भर्ती नहीं की। अगर आप भरे जाएंगे तो आपने अब तक तो आपका आर्मी में जो जवान खाली है उनको भर्ती किया होगा 2 साल से। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, लेकिन अगर 4 साल बाद फ्यूचर गारंटीड नहीं है, एक बड़ा सवालिया निशान है, तो जो फौज अपनी तरफ ड्रॉ करती है, मैं किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन फौज अपने साथ एक सिक्योरिटी भी लेकर आती है। फौज में एक फैमिली का माहौल है। 4 साल की इनसिक्योरिटी की तलवार अगर रहेगी सर, तो कोई उस तरफ क्यों जाएगा? गारंटीड नहीं है। क्यों गारंटीड नहीं है? जब 25% को एब्जॉर्ब तो सेना ही कर ले रही है सर। 75% एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं ना सर? नहीं, सीएपीएफ को आपको लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है? सीएपीएफ में प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो पुलिस फोर्सेज है उनकी भर्ती नहीं होती। 6 स्टेट जब कह रहे हैं कि हम भर्ती में प्राथमिकता देंगे, तो उनकी कोई बात नहीं मानेंगे आप, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस फोर्स में आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, सारी खत्म हो गई है। तो ये कोई कुतर्कों का कोई उत्तर नहीं हो सकता। कोई हर चीज पर आशंका करते बैठे और फिर क्या खड़ा करे तो उसके उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं। 2 करोड़ रोजगार पड़ते कहाँ है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है अनुराग जी। कहाँ है?
अखिलेश यादव बेरोजगार हो गए, गारंटी नहीं दे सकते। आपने कितना वादा किया था देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, इकोनॉमी होगी, देश आगे जाएगा, देश कहाँ चला गया? देश सफाई मुद्दे बेरोजगार है, प्राइवेटाइज हो गई, सफाई मुद्दे भी कब्जा करने वाले LIC तैयार, क्या छोड़ा है आपने? तो किस बात पे यूथ भरोसा कर ले आपकी? आप बताइए ना, किस बात पे भरोसा कर ले? आप नौकरी होगी, घर जाओ। इसलिए गारंटी की बात, क्या गारंटी है आपके पास? क्या योजनाएं हैं? क्या आप उनको गारंटी दे रहे हो? 4 साल बाद आपको कहा कि वहां से निकलेंगे, उनको दूसरी जगह रोजगार मिल जाएगा, इसकी गारंटी दे दीजिए। पॉलिटिकल तू में से अलग हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, सड़क पर नौजवान आया है। इसीलिए एक सवाल ये भी है, क्या सरकार नौजवानों में भरोसा नहीं जगा पाई, इस डिसीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है? क्योंकि जिस तरह ट्रेन में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किसी भी लिहाज से, ये स्पष्ट करते हुए कि वायलेंस की गुंजाइश नहीं होती है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। प्रोटेस्ट करने के तरीके, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करिए, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए, लेकिन जो हिंसा की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन तस्वीरों के लिए डेमोक्रेसी में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे सहयोगी शिवांग हमारे साथ हैं, हमने आपको पलवल की तस्वीरें भी दिखाई हैं लगातार, जहां पर हवाई फायरिंग की भी तस्वीरें आई। इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है शिवांग? इस समय क्या हालात हैं? जी बिल्कुल अदिति, देखिए इस समय के यहाँ के जो हालात हैं, पलवल के धारा 144 लगी हुई है पलवल में। हालांकि इंटरनेट को अब पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और इंटरनेट अब लोग चला पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि अभी से कुछ घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले जिस तरह से पलवल में उपद्रव हुआ था, तो अभी भी यहाँ की पलवल की जो यहाँ की सड़कें हैं वो लगातार उन सभी चीज़ों का गवाही दे रही हैं। तकरीबन 250-300 मीटर तक लगातार सड़कों के ऊपर पत्थर है और अदिति नेशनल हाईवे है, ये पूरा NH2 है जो यहाँ से दिल्ली को, यहाँ से जयपुर तक जोड़ता है। तो वहाँ पर आज पूरी तरह से उपद्रव करा गया। जो यहाँ के स्थानीय DC थे, उनके आवास को भी नहीं छोड़ा गया, उनके आवास के ऊपर यहाँ पर पथराव करा गया। लेकिन अभी इस समय के अगर अदिति हालत बताएं तो हालात तो यहाँ के सामान है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से अपने यहाँ पर छतों के ऊपर थे, वो वीडियो अगर बना रहे थे, तो उनके घरों के ऊपर पथराव करा गया। अदिति, ये एक और तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाई देती तो फिर ये आप देखिए अदिति तस्वीर कि यहाँ पे ये आप देखिए घर है यहाँ पे, और यहाँ पर घरों के जो यहाँ पे खिड़कियों के शीशे हैं अदिति, वो यहाँ पर टूटे हुए हैं। यहाँ पर लोगों के, स्थानीय लोगों के घरों के ऊपर पथराव करा गया, पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव करा गया था, गाड़ियों में आगजनी करी गई थी। तो ये समय यहाँ की हालत है पलवल की। लोगों के अंदर भी भय है, लेकिन हाँ अभी इस समय हालात सामान्य, धारा 144 लगी हुई है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पर पीछे जहाँ पर आपको क्रेन दिखाई दे रही है अदिति, यहीं पर इस समय इस पूरे इलाके में पुलिस भी तैनात है, ताकि दोबारा आज इस तरह की हरकत ना हो पाए जो अब से कुछ देर पहले हुई थी। लेकिन फिर भी अदिति, बहुत जिस तरह से लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हजारों का हुजूम आया था और वो एक तरह से हिंसा करने आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो लोग आए और सीधे उन्होंने यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव करना चालू कर दिया, उन्होंने वहाँ पे फायरिंग करना चालू कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे CCTV लगे थे उनको तोड़ दिया, गाड़ी जो उन्हें वहाँ पर गाड़ियाँ मिली, वो चाहे स्थानीय लोग की, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी बता रहे हैं हजारों की संख्या में जो नौजवान थे वो आ गए और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। क्या आप ये सिचुएशन एंटिसिपेट नहीं कर पाए? आपके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं किसान आंदोलन की तरह आपने ये जो डिसीजन था इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए आप। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान आंदोलन की आड़ में भी अराजक तत्वों ने ही तोड़फोड़ की थी। आज भी युवकों के द्वेष में निश्चित तौर पर अराजक और उपद्रवी तत्व ही सक्रिय हुए। जिनका सेना में जाना है, जो डिसिप्लिन लोग हैं, वो इस तरह की हरकतों में शामिल नहीं होते हैं और जिनको भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास राजनीतिक दल कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रहित के मुद्दे पर किसी प्रकार का भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना, ये देश विरोधी कृत्य है और इस कुकृत्य से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। नहीं सर, लेकिन डिसीजन एक्सप्लेन करना तो आपका काम है ना सर, आपके विरोधी आपका डिसीजन हम डिसीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। नहीं अदिति जी, डिसीजन हमसे एक्सप्लेनेशन मांगा किसने? हम सर डिसीजन आप लेकर आए तो एक्सप्लेन आप करेंगे सर, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमसे डिसीजन एक्सप्लेन करने में अगर आपकी समझ में नहीं आए तो पत्थर मारना शुरू कर देंगे। हमसे पूछेंगे ना
सरकार से जनता पूछेगी कि जनता पत्थर मारने लगेगी, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करने लगेगी, जो घर पे खड़े होकर कैमरा बना रहा होगा उसको भी पथराव का शिकार करेगी। ये अपेक्षा तो नहीं है ना। इस देश के युवकों से ये अपेक्षा नहीं कि रेलगाड़ियां फूके वो। इस देश के युवकों से अपेक्षा नहीं है कि निर्दोष जनता को पथराव करे। तो आप कह रहे हैं जितने भी लोग सड़क पर आ जाए वो सभी अराजक तत्व हैं? देखिए, इस तरह की गतिविधियां तो अराजक तत्व ही करेंगे। जो इस देश का नागरिक होगा, अनुशासित नागरिक होगा, वो ट्रेन में आग लगाएगा क्या? सरकारी संपत्ति को फूकेगा क्या? तो सर, जो युवा सड़क पर आए वो इस देश के नागरिक नहीं है? इस देश के नागरिक हैं, लेकिन अराजकता पर आमादा है तो उनको अराजक कहा जाएगा। तो आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? जो भी अराजकता फैलाएगा, सरकारी संपत्ति में आग लगाएगा, उस पर वहां की सरकारें एक्शन लेंगी। आप इनसे बात करेंगे जिनमें गुस्सा है, जिन नौजवानों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? उनका पहले कोई नेतृत्व हो, उनका कोई शिष्टमंडल, उससे बातचीत की जा सकती है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है, उनकी आशंकाएं उसका निर्मूलन किया जा सकता है। लेकिन आप सीधे आग लगाने पर आमादा हो जाएंगे तो आग लगाते लोगों से कौन बात कर सकता है? जनरल सोई, यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं ये सिर्फ अराजक तत्व कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो नौजवान सड़क पर आया है, कहीं ना कहीं इस डिसीजन को एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं तो खामी रही होगी। अदिति जी, वही मैं इस चीज से पूरी तरह सहमत हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार से अचानक ही एक तरह से अराजकता फैली और वायलेंस हुई। क्या ये यूथ अचानक जागा है या किसी प्रकार से किसी प्लान के तहत ऐसा हुआ है कि देश के अंदर जो आज गड़बड़ फैलाई जाए? इस चीज को, इस तथ्य को भी हमें समझना होगा। दूसरी बात यह है कि ये कई चीजें जैसे पार्ट्स में निकल के आ रही हैं। अभी जैसे सीएपीएफ हो और पुलिस और बीएसएफ में जो नौकरी देने वाली बात है, ये अगले दिन निकल कर आई है। तो क्या हो गया कि इससे क्या है कि वाकई में एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, सरकार को बातचीत करनी चाहिए और खुल के इस चीज को पूरी तरह से बताया जाए, बार बार बताया जाए। और जबकि हम देख रहे हैं कि काफी दिन पहले से काफी जनरल्स और काफी लोग इस पे शक उठा रहे थे कि ये स्कीम में कई डाउट्स हैं, कई ठीक नहीं लग रही है ये। तो उस समय में इसका इम्प्लीमेंट होने से पहले इसका सही जवाब सरकार को देना चाहिए, सही प्रकार से लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि स्कीम बहुत अच्छी है और ये बाकी डिपार्टमेंट्स में भी और बाकी सीएपीएफ में भी होनी चाहिए। और आज सरकार बाद में नौकरी देने की बात भी कर रही है और एक तरह से ये संपत्ति बनेगी देश के लिए। ठीक है जनरल जे सिंह, यहाँ पर जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, ठीक है जनरल जे सिंह हमारे साथ नहीं है, लेकिन एम मार्शल राणा, यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि हम लगातार सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकार को रिटर्न में एश्योरेंस देना चाहिए, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। तो क्या ये योजना एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और टोटलिटी में नहीं लाई जानी चाहिए थी, कम से कम जो सिचुएशन, जिस तरह की तस्वीरें आज हमने देखी है, इन्हें अवॉइड करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसे एक राजनीतिक बहस के तौर पर मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहूँगा। ये एक स्कीम अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन ऑब्वियसली अगर इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, दंगे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इस स्कीम को पूरी तरह से जनता के सामने उस तरह से हम रख नहीं पाए शायद सरकार की तरफ से। लेकिन स्कीम अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसे रोजगार के तरीके से तो बिल्कुल देखा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी मुद्दे हमारे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इसको एक रोजगार के तरीके से देख रहे हैं। आप देखिए 2030 में हमारे पास लगभग 70 करोड़ युवा होंगे जो 25 साल से कम उम्र के होंगे। आप फौज में आप टोटल नौकरी की बात कर रहे हैं, आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख इस तरह की। तो इसको आप रोजगार के से तो बिल्कुल अलग तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। इसे देखा जाना चाहिए एक देश निर्माण की तरफ एक प्रगति का कदम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना का अनुभव कराने का ये कदम है। तो इसको मैं समझता हूं कि जो कम्युनिकेशन गैप है उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम इस स्कीम को सही तरह से लोगों को बता नहीं पा रहे हैं।
मार्शल राणा, अगर मन में एक डाउट रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी, तो फिर कोई युवा उस तरफ क्यों जाएगा? और दूसरा सवाल ये भी है, फौज की भी तो कैपेबिलिटीज के बारे में बात करनी जरूरी है। फौज को ये किस तरह से डिसीजन इंपैक्ट करेगा? ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर क्या लोड नहीं आएगा? हम ऐसे फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं जिनका सीधे तौर पर रोल होता है वॉर में, और खास तौर पर ये देखते हुए कि एलसी पर आपके सामने पाकिस्तान है, एलएसी पर आपके सामने चाइना है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बार ये कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है ये डिबेट, इस डिबेट के सिक्योरिटी से जुड़े हुए भी तमाम पहलू हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग भदौरिया। देखिए, मैंने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वही आर्मी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि सरकार जो योजना लेके आई है इसमें गारंटी कुछ भी नहीं है। एक ठेकेदारी दिखाई पड़ रही है कि 4 साल में युवा 4 साल के लिए नौकरी करेगा, उसके बाद वो इनसिक्योर रहेगा, 4 साल तक इनसिक्योर रहेगा। आप सोचिए, उसके अंदर इनसिक्योरिटी चलती रहेगी कि हमें रोजगार नहीं मिला है, मैं 4 साल बाद मुझे वापस जाना है, 4 साल तक की मेरी नौकरी है। तो इस इनसिक्योरिटी में वो क्या सेवा कर पाएगा? आप सोचो, आप उसके किसी व्यक्ति के अंदर आप इसको इस तरह इनसिक्योर कर दोगे, इतना इनसिक्योर कर दोगे कि वो क्या सेवा करेगा? भाई वो राष्ट्र सेवा करना चाहता है, उसे 15 साल तो मौका दो। क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं, जिसके लोग जिसके घर में फैमिली फौज में होते हैं, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं, चंबल के इलाके से 90% लोग फौज में हैं, हमारे फादर भी फौज में थे। अगर वो फौज में 15 साल अगर 18 साल नौकरी नहीं करते तो हम लोग कितने इनसिक्योर रहते, सोचो आप। तो आप इनसिक्योर करना चाहते हो, और उसके बाद जब वो 4 साल बाद निकलेंगे भी, तब भी उनको बातें क्या दी जा रही हैं? आपको प्राथमिकता दी जाएगी, तब भी ये गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे सरकार के हाथ में, सरकार अभी गारंटी दे देना। भाई आप किसी कानून बनाते हो तो भी आप ये कहते हो कि नहीं यार, जब किसी कानून में लोग प्रदर्शन करते हो तो उनको खालिस्तानी बताने लग जाते हो आप, उपद्रवी बताने लग जाते हो आप। जब ये युवा है तो युवा को आप समझा नहीं पाए तो इनको आप पता नहीं क्या संज्ञा दे दो। हाँ, हम किसी भी हिंसा का विरोध करते हैं, हिंसा होनी नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी स्कीम सरकार लाती है, चाहे किसी आप कानून लाए हो या ये जो आप अग्नि परीक्षा जो आप ले रहे हो, इसके भी आपको यूथ को समझाना चाहिए था। आप कॉन्फिडेंस भी क्यों नहीं लेते, मुझे ये नहीं समझ में आता। जवाब लीजिए शुक्ला। आप तानाशाही से क्यों थोपना चाहते हो? भाई लोकतंत्र है। जवाब ले लीजिए जवाब ले लीजिए अनुराग भदौरिया, आपने सवाल पूछा है। प्रेम शुक्ला। इसका तानाशाही से कोई लेन देन नहीं है। जो 46,000 जो लोग ज्वाइन करेंगे वो अपने स्वयं उनका निर्णय होगा, अपने निर्णय से ज्वाइन करेंगे। 25% लोगों को एब्जॉर्ब पहले ही सेना करने के लिए तैयार है। शेष 75% लोगों के भी एब्जॉर्बेशन के लिए लगातार CAPF पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सेना में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और लोगों में जोश और जज्बा भरना, और लोगों को अगर सैन्य प्रशिक्षण मिल जाता है तो इससे जो है अनुराग भदौरिया को ठेका लग सकता है, क्योंकि ठेकेदारों की पार्टी, जमीन कब्जा करने वालों की पार्टी, माफिया वालों की पार्टी, क्या सवाल है, क्या जवाब है? इससे अधिक का दिमाग चल ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश के युवकों को उनमें जो है प्रशिक्षण प्राप्त करने का ये जज्बा ही नहीं होगा। हम प्रभु राम की जमीन पे नहीं करते वहाँ पे जाके कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ बेचेंगे। आप यहाँ पे फौज की बात हो रही है, तो कम से कम ठेकेदारी मतलब जमीन कब्जा नजर आता है क्या? ठेकेदारी मतलब जमीन कब्जा नजर आता है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। ठेकेदारी मतलब जमीन कब्जा। जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, वाह वाह वाह। अरे भाई, यहाँ फौज की बात हो रही है, फौज की यहाँ यूथ की बात हो रही है, उनके सम्मान की बात हो रही है, डिग्निटी की बात हो रही है। उनकी डिग्निटी पे बात करो, वहाँ पे मत जाओ, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना। प्रेम शुक्ला जी, आपका सवाल ये, जब आप सैन्य प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं सर, जब आप सैन्य प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप NCC का इस्तेमाल कर लेते सर, इसके लिए आप दूसरे फोर्सेस का इस्तेमाल कर लेते, आप सीधे मिलिट्री से ट्रेनिंग दिलाएंगे सर। आप जानते हैं ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर अगर मौजूदा, प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, सेना का प्रशिक्षण आप मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी कर देते सर। कई कंट्रीज हैं जहां पर मिलिट्री सर, हाँ तो मिलिट्री ट्रेनिंग सवाल सुन लीजिए ना मेरा सर, सवाल सुन लीजिए सर। तो अपराध हो जाएगा तो सर सवाल तो पूछ लूं सर मैं, जो है इसको अपराध समझ ले रही है। क्या कह रहे हैं सर? बेचारे को डिफेंड करना है। आदित्य त्यागी की पत्रकारिता में सैन्य प्रशिक्षण देना ये आपराधिक गतिविधि है सर। मेरी पत्रकारिता में फौज जो है उस पर आप अनड्यू प्रेशर नहीं डाल सकते।
अदिति त्यागी की पत्रकारिता में सुनिए सर, सुनिए, अदिति त्यागी की पत्रकारिता की बात कर रहे हैं सर। आपको पता है ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर जो फॉर्मर जनरल्स है कितना प्रेशर बता रहे हैं इस वक्त? प्रेम शुक्ला जी मुझसे लड़ने से कुछ नहीं होगा सर, ये सवाल है और इन सवालों के जवाब आपको देने हैं सर। ये फॉर्मर जनरल्स लिख रहे हैं, अदिति त्यागी के सवाल नहीं है सर, ये अदिति त्यागी के सवाल नहीं है, उन लोगों के सवाल है जो फौज में साफ करके आए हैं। वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर जो प्रेशर आएगा उसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं सर, और सवाल पूछना पत्रकारिता में धर्म होता है। प्रेम शुक्ला जी, सवाल पूछना पत्रकारिता में धर्म होता है, और वो सवाल अगर फौज पर बात होगी वो सवाल मैं जरूर पूछूंगी, मैं बिल्कुल पूछूंगी वो सवाल। जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर प्रेशर आएगा, कितने ट्रेनिंग सेंटर्स बनने जा रहे हैं इस वक्त, कितने ट्रेनिंग सेंटर्स बनने जा रहे हैं सर, आप बताइए ना मुझे। और आप मुझे बता रहे हैं सीएपीएफ सर एक सेकंड सर, आराम से आप मुझे बताइए बीते 3 सालों में, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज सर। 46,000 को प्रशिक्षित करने से कैसे पड़ जाएगा, जरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। कितने फैसिलिटी सेंटर हैं सर, आर्टिलरी के लिए कितने फैसिलिटी सेंटर्स हैं सर, आप बताइए ना मुझे। आप प्लान लेकर आए हैं ना, इस समय आप जानते हैं कितने फौजी एक बार में ट्रेन होते हैं उन फैसिलिटी सेंटर्स में सर। थोड़ा सा पढ़िए ना जो फॉर्मर जनरल्स हैं उनके आर्टिकल्स को सर, यू विल हैव क्लैरिटी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी क्वेश्चंस यू शुड हैव बीन एड्रेसिंग दीस क्वेश्चंस। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी क्वेश्चंस प्रेम शुक्ला जी, यू शुड हैव बीन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस व्हिच आई एम कोटिंग, व्हिच हैव बीन रेज्ड बाय फॉर्मर जनरल्स सर। मुझसे लड़ने से कुछ नहीं होगा प्रेम शुक्ला जी, मुझसे लड़ने से कुछ नहीं होगा सर। सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब भी आपको देने होंगे, सवालों के जवाब देने होंगे सर। और ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि आपके एलसी पर पाकिस्तान है और एलएसी पर चाइना है। आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, देश में भी तरह तरह के चैलेंजेस लगातार आईएसआई द्वारा आपके खिलाफ किए जा रहे हैं आंतरिक चैलेंजेस। तो आप सर उनसे मुंह मत मोड़िए, जो सवाल है सही तरीके से उन पर बात कीजिए। और यूक्रेन वॉर में आप ये बताइए ना सर, यूक्रेन वॉर में सिविलियन जो है उन्हें आर्मी मैन में तब्दील कर रही है, आप उल्टा कर रहे हैं सर, आप उल्टा कर रहे हैं सर। आपसे सीधे तौर पर और सुन लीजिए, जो पार्ट टाइम सोल्जर का कॉन्सेप्ट है वो भी सुन लीजिए। रशिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है सर, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है सर। और हर सवाल का मतलब, एक सेकंड रुक जाइए अनुराग भदौरिया एक सेकंड रुक जाइए। और प्रेम शुक्ला जी आप सवाल ही नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं। मैं जब फौज पर बात करती हूँ तो बहुत संजीदगी के साथ बात करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ जो पैनलिस्ट हैं वो गंभीरता से मुझसे बात करें, जनरल सोई की आवाज प्लीज, जनरल सोई। हम जब बात करते हैं आर्टिलरी की, जब हम बात करते हैं उन फॉर्मेशंस की जो लड़ती हैं, जिन पर कॉम्बैट का दाव होता है, आप ये जो 4 साल में ट्रेन कर रहे हैं इनको भेज देंगे आप बॉर्डर पर, आप इनको डिप्लॉय कर देंगे वहां पर? मौजूदा हालात में जो चैलेंजेस हैं, जो एलसी पर पाकिस्तान है, एलएसी पर आपके सामने चाइना है, इन हालात में आप भेज देंगे इन ये जो आपके न्यू रिक्रूट्स होंगे इनको बॉर्डर्स पर? कहां से लाल मुजफ्फर बन जाते हैं आदित्य जी? ऐसा है सर, आपसे जो सवाल है ना उनका जवाब सोच लीजिए सर, कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज आप कैसे बढ़ाएंगे, उसमें किस तरह से इजाफा करेंगे सर। और सर एक और सवाल है प्रेम शुक्ला जी, बीते 2 साल में जो भी आप कह रहे थे ना सीएपीएफ, उसमें कितने रिक्रूटमेंट सर आपने किए, जरा वो भी बता दीजिएगा सर, वो नंबर भी दे दीजिएगा सर। नहीं सर, आप किस तरह की निजी टीका टिप्पणी से आप इसे पता चल रहा है आप कितने गंभीर है फौज को लेकर सर। नहीं, आप खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि आप कितने गंभीर हैं जब फौज के बारे में बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, आई एम एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट इट। आप उड़ा दीजिए हंसी में, उड़ा दीजिए, कोई बात नहीं सर। जनरल सोई कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इससे आपकी गंभीरता पता चल रही है, इससे आपकी गंभीरता पता चल रही है। और आप सरकार का इस समय भला नहीं कर रहे प्रेम शुक्ला जी, इतने गंभीर सवाल को मजाक में उड़ाकर। देख रहा है इस देश का युवा, चिंता मत कीजिए जी। आदित्य जी, ये एक आपका जो सवाल है बड़ा सीरियस सवाल है, और इसके ऊपर मेरा भी काफी कंसर्न है कि मैं मानता हूं। नहीं, ये सवाल प्रेम शुक्ला जी को बाल भुजक्कर सवाल लग रहा है, जरा सा बता दीजिए सर, एक फौजी हैं आप, इस देश की नेशनल सिक्योरिटी पर बात कर रहे हैं हम, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये कंसेप्ट अच्छा है, सेना यंग होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, और एक मोटिवेटेड होनी चाहिए, एक ओल्ड आर्मी नहीं होनी चाहिए। पर आप देखिए कि साढ़े तीन साल में कितना सीख पाएगा, क्या कर पाएगा। अब मैं तो एक इन्फेंट्री से हूँ, बेसिक काम है मेरा,
वहाँ पे हम साइचिन पे भी लड़ते हैं, राजस्थान में लड़ने का तरीका अलग है, पंजाब में लड़ने का तरीका अलग है, जम्मू कश्मीर में लड़ने का तरीका अलग है, मिलिटेंट्स के साथ अलग तरीके से लड़ते हैं, एड टू सिविल अथॉरिटी में अलग तरीके से होता है, जब इस प्रकार के दंगे होते हैं तो वहाँ अलग तरीके से फौज हैंडलिंग करती है, कभी फ्लड में आता है वहाँ अलग तरीके से होता है। इन्फेंट्री में ही जो बेसिक है बड़ा, राइफल तो बेसिक है, उसके बाद MMG है, AGL है, ग्रेनेड लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, ये अपना मोटर्स हैं, सिग्नल इक्विपमेंट है। आप सोचिए कि 3.5 साल में वो कितना सीख पाएगा, वो बेसिक सोल्जर ही बन पाएगा, एक राइफल ही हैंडल कर पाएगा। इसीलिए जो मैं ये मानता हूँ, जो आज जो 50% सेना को अग्निवीर बनाने वाली बात हो रही है 32-33 तक, वो संख्या मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जो है, जब सुरक्षा का मामला है, मेरे हिसाब से 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और मोटिवेशन की बात जहाँ तक है अदिति जी, मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हूँ, मैं भी 5 साल के लिए ज्वाइन किया था, तो मोटिवेशन में कमी नहीं होगी। जो बंदा यूनिफॉर्म में आ जाता है और जब सीमा पे खड़ा होता है, सामने दुश्मन होता है, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। Absolutely, you go and defend your country, but you also need training, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो इस तरह का जो फौज का ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है कि लगता है कि राइफल Thank you, sir. Thank you so much. I really appreciate that you explained it to Prem Shukla ji. I hope next time when he becomes part of such discussions, he would realize the seriousness of the questions. Thank you so much. आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जो देश के अलग-अलग शहरों से आई हैं। हम आपसे बार-बार यही अपील कर रहे हैं, आपको प्रदर्शन करने का पूरा हक है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि इसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कानून को हाथ में मत लीजिए। बातचीत से ही समाधान निकलता है।